हेलो एवरीवन, मैं हर्षित। स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस कर रहे थे, उसी में आगे चलते हुए जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में, वैसे अगर हम रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हम लोगों ने यहाँ तक चीज़ें देखी थी जहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में ये सारी बातें कर रहा था। एक चीज़ जो यहाँ पर MRT और MOC लिख रहे थे, शायद ये बात छूट गई थी, तो याद रखिए जब भी हम MRT की बात करते हैं तो MRT क्या दिखाता है कि चेंज कितने का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और इस टू यानी जो भी सेक्रीफाइस होगा, सेक्रीफाइस अपॉन जो हम गेन कर रहे हैं, इसका जो रेशियो होगा, क्या चीज, रेशियो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम MRT कहेंगे। बात समझ में आ गई, MRT कहेंगे। और अगर हम सीधे ये लिखें कि यहां पर 1 का डिफरेंस, यहां पर 1 का डिफरेंस, यहां पर 1 का, यहां पर 1 का, या यहां पर 1 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस, यहां का 3 का डिफरेंस, यहां पर 4 का डिफरेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, MOC कहेंगे। यानी अगर हम रेशियो को बता रहे होंगे, रेशियो को समझा रहे होंगे, तो वहां पर हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टर्म इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो अगर हम सिर्फ सेक्रीफाइस बता रहे हैं कि 1 यूनिट के बढ़ने पर हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो सेक्रीफाइस की अगर हम सिर्फ बिना रेशियो की बात कर रहे हैं तो उसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी MOC कहेंगे। सवाल उठता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में आते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो है यूटिलिटी। जब आप NCERT की बुक खोलेंगे तो वहां पर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर दिखेगा। क्या दिखेगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जैसा कि हम लोग बात करते हैं, जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की जो हम लोग बात कर रहे थे अपने पहली क्लास में, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से हम लोग मूव किए थे कहां पर, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में जहां हम लोगों ने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस की बात वहां पर की थी, या हाउ टू प्रोड्यूस की बात की थी। हम लोगों ने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़े थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, और उसी में था हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ा था हमने हाउ टू प्रोड्यूस, और फिर हमने पढ़ा था फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स प्रोड्यूसर्स के साइड से थे कि प्रोड्यूसर जब कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो यही सोचता है, यार प्रोडक्शन करने के लिए मार्केट में तो आगे क्या प्रोडक्शन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर किस टेक्निक से प्रोडक्शन करें, बात समझ में आ रही है, किसके लिए प्रोडक्शन करें। लेकिन अब क्या कंज्यूमर भी तो एक हिस्सा है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी का। कंज्यूमर की बात अगर हम करें, यानी कि ये जो बात हम यूटिलिटी की कर रहे हैं, ये जब हम NCERT में देखेंगे तो NCERT में हमें किस नाम से दिखेगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और इसका मतलब अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम कंज्यूमर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर के पास अपनी कुछ लिमिटेड इनकम होती है। वो अपने कुछ लिमिटेड इनकम के हिसाब से क्या करता है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चीजों की डिमांड करता है, गुड्स की डिमांड करता है। अब सवाल ये उठता है कि गुड्स की डिमांड, किस गुड्स की वो डिमांड करेगा, तो उन गुड्स की वो डिमांड करेगा जिनको वो लाइक करता होगा, जो उनके लाइक्स होंगे, और उनके जो लाइक्स होंगे उसी को हम कह सकते हैं कि वो उनकी प्रिफरेंसेस है। तो आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको ये सब बातें मिलेंगी कि जो उनकी लाइक्स है उसी को हम प्रेफरेंसेस कहते हैं। वो क्या करेंगे, कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से क्या करेंगे, चीजों की डिमांड करेंगे, चीजों की मांग करेंगे, गुड्स की मांग करेंगे, गुड्स की डिमांड करेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब सवाल उठती है कि किन गुड्स की वो डिमांड करेंगे, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से करेंगे। यानी प्रेफरेंस उनकी किस चीज की होगी, जिस चीज की उनकी यूटिलिटी होगी, उनको अगर वो कहीं बाहर से आए और धूप का मौसम है, उनको बहुत तेज से प्यास लगी हुई है, और प्यास लगते हुए घर पे आते ही अगर उनके पास पानी रख दिया जाए और खाने को बर्गर पिज्जा रख दिया जाए, तो वो पहले एंट्री करके पानी ही पिएंगे, क्योंकि उनको उस समय प्रेफरेंस, हाईएस्ट प्रेफरेंस वो किस चीज को दे रहे हैं, उनको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन उस समय किस चीज से मिलेगा, पानी से मिलेगा। यानी कंज्यूमर के बिहेवियर से अगर हम सोच रहे हैं तो कंज्यूमर उस चीज को प्रेफर करता है जिस चीज की उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी होती है। आप बात समझ गए जो बात मैंने लिखी है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहां से शुरू हुआ कि सबके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है,
कंज्यूमर के पास लिमिटेड रिसोर्स क्या है? उसकी इनकम, और वो अपनी इनकम को खर्च करना चाहता है। वो कहां पर खर्च करेगा? अपने लाइक्स पर खर्च करेगा। लाइक्स का मतलब क्या? अपने प्रेफरेंसेस पर खर्च करेगा। अपने प्रेफरेंसेस किस चीज की है? उसको, जिस चीज की उसको यूटिलिटी है। बात आप समझ गए? यानी यूटिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फेक्शन पावर। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फेक्शन पावर, ठीक है ना? यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? ये वांट्स सेटिस्फाइंग पावर है। बिल्कुल, यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? यूटिलिटी एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है। क्लियर हो गई बात? अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, मतलब यूटिलिटी तो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, बात आपकी समझ में आ रही है, लेकिन क्या हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं क्या हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया? यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया? कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी वाज गिवन बाय जेवॉन्स, स्टैनले जेवॉन्स नाम था इनका, STANLEY, स्टैनले जेवॉन्स। तो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी वाज गिवन बाय स्टैनले जेवॉन्स। अब यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। यानी अगर हम इस बात को यहां लिखें कि क्या यूटिलिटी मेजर की जा सकती है? मेजर्स या मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो बिल्कुल हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? तो दो एनालिसिस के जरिए हम क्या करते हैं? यूटिलिटी को मेजर करते हैं। एक कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, या ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यानी एक जो यूटिलिटी को मेजर करने का तरीका है वो है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हो सकता है कहीं पर लिखा हो कि दो अप्रोचेस के जरिए हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो किसी बुक में अगर ऐसा कुछ लिखा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब एक ही बात है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। किन किन रूपों से मेजर कर सकते हैं? एक कार्डिनल रूप में मेजर कर सकते हैं और दूसरा ऑर्डिनल रूप में मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल नाम से ही आपको यह बात समझ में आ रही है, कार्डिनल नाम से ही आपको यह बात समझ में आ रही है कि कार्डिनल का मतलब हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है ना? यानी कि जिसको हम क्या कर सकें? जिसको हम काउंट कर सके, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यानी जब भी हम क्या कर सकते हैं? उस चीज को नंबर्स में मेजर कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि घर पर हम लोग लेट पहुंचे रात को, तो मम्मी लोगों को पता होता है, पापा लोगों को पता होता है कि ये कितना कंज्यूम करता है। रोटीज की बात करें, चपातीस की बात करें, तो उनको पता है कि ये 3 रोटी या 4 रोटी कंज्यूम करता है। तो उन्होंने ये मेजर कर लिया है कि जब मैं घर पे आऊंगा तो मेरी जो यूटिलिटी है वो 3 या 4 रोटी की है। यानी मेरे जो प्रेफरेंस है, उस समय जो मेरी भूख होगी वो 3 या 4 रोटी में क्या होगी? फुलफिल होगी। मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगी वो 3 या 4 रोटी में क्या होगी? फुलफिल होगी। यानी कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और जब वो काउंटिंग नंबर्स के टर्म में मेजर किया जाए तो उसको हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं या कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी जब भी हम क्या कर सकें? नंबर्स में काउंट कर सकें। ठीक है ना? आप यहां पर केस बना सकते हैं, रोटी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं, जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात करते हैं, तो यहां पर आप हमेशा चीजों को काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे कहूं कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबको लेकर के चल रहा हूं, यार चलो चलते हैं आज KFC। ठीक है, हम सब अब KFC चले गए और मैंने कहा यार खाओ जो खाना है, ठीक है,
ठीक है ना। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जिसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी आपसे कहा कि चलो यार, अब सोचना ही तो बड़ा सोचते हैं, चलो KFC चलते हैं और जो मन करे जितना मन करे खा लो, ठीक है। तो आपने कहा कि अच्छा 2 बर्गर नहीं खाएंगे, 3 बर्गर नहीं खाएंगे, मेरा प्रेफरेंस है कि पहले बर्गर खाएंगे, फिर हम ये खाएंगे, फिर हम वो खाएंगे और फिर हम ये खाएंगे। अब आप काउंट नहीं कर रहे हैं, अब आप ऑर्डर तय कर रहे हैं कि पहले हमको बर्गर कंज्यूम करना है, फिर हमको कुछ और जो भी आपकी पसंद है वो प्रेफर करना है। यानी कि अब आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस तय कर रहे हैं। अब आप क्या प्रेफर कर रहे हैं? अब आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस तय कर रहे हैं। अब आप अपने यूटिलिटी को काउंट नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से, या फिर हम कह सकते हैं रैंकिंग के तरीके से आप अपने यूटिलिटी को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं कि मैं KFC आ गया, ये मेरे पास मेन्यू है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आज तो खा लेंगे, जितना खा सकते हैं खा लेंगे, सर्व के द्वारा दी गई पार्टी है, ठीक है ना। मतलब क्या है कहने का? मतलब कहने का ये है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और कैन बी measured in terms of order of preferences, in terms of order of preferences। बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? तो यानी कि आप यूटिलिटी के मेजरमेंट के 2 अप्रोचेस को समझ गए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? हमने समझा यूटिलिटी, और यूटिलिटी की बात जब शुरू हुई तो कंज्यूमर बिहेवियर से शुरू हुई। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर अब अपने जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल वो कैसे करने जा रहा है। तो अधिकतर कंज्यूमर के रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो उसके पास इनकम है जिसको उसको स्पेंड करना है। किस चीज पर? अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। उसका सेटिस्फेक्शन कहां उसको मिलेगा? जहां पर उसके लाइक्स होंगे। उसके लाइक्स को इकोनॉमिक्स में और क्या कह सकते हैं? उसके प्रेफरेंसेस कह सकते हैं। और प्रेफरेंसेस क्या होंगी? जिस चीज की उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर है। इस वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम 2 रूप में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। पहला कार्डिनल रूप में, दूसरा ऑर्डिनल रूप में। कार्डिनल मींस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ऑर्डिनल मींस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस और बाय रैंकिंग। बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यूटिलिटी को के कंसेप्ट को देने का काम। मैंने नहीं कहा यूटिलिटी के टर्म को किसने कॉइन किया, मैंने कहा यूटिलिटी के कंसेप्ट को देने का काम किसने किया था? स्टैनले जेवॉन्स ने किया था। बात समझ में आ रही है? स्टैनले जेवॉन्स ने किया था। इसके आगे चलते हैं, ठीक है। हमने यूटिलिटी को मेजरमेंट करने के 2 तरीकों को समझ लिया, लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी के जब हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं और जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो कार्डिनल यूटिलिटी में हमको कुछ लॉ पढ़ने होते हैं। वो लॉ होते हैं, पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं तो उसमें हमको सिर्फ एक थ्योरी पढ़नी होती है, वो है इनडिफरेंस कर्व थ्योरी। इनडिफरेंस कर्व थ्योरी कार्डिनल यूटिलिटी के थ्योरी को, एनालिसिस को, कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच को देने का काम किया था। ये विजिबल है? एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने, और ऑर्डिनल यूटिलिटी को देने का काम किया था J.R. हिक्स ने। हालांकि 2 लोग थे, हिक्स एंड एलन,
लेकिन जनरली बुक्स में J.R. हिक्स का नाम होता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों ही बात बता दी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच था इसको देने का काम किसने किया था? J.R. हिक्स ने किया था। कार्डिनल यूटिलिटी को देने का काम किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। यानी कि अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन कुछ होती है, क्या होती है उसको भी समझेंगे, लेकिन जो भी होती है ये दोनों लॉ जो हैं, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंतर्गत आ रही हैं, इन दोनों लॉ को देने का काम भी कौन करेगा? इन दोनों को देने का काम भी कौन करेगा? अल्फ्रेड मार्शल करेंगे। ये सब एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। यहां पर इंडिफरेंस कर्व थ्योरी कौन देगा? हिक्स देंगे। या अगर कहीं आपको ऑप्शन में हिक्स एंड एलन दोनों दिया है तो हिक्स एंड एलन दोनों ही देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये आपका कंसेप्ट है। क्या होता है लॉ, हम उसको समझेंगे थोड़ी देर बाद। उसके पहले हम आते हैं कहां पर? जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम दो मेजर्स की बात करते हैं, दो मेजर्स ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं। कई जगह उसको टाइप्स भी कहते हैं, मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। लेकिन आप साइड बुक्स देखेंगे, एनसीईआरटी में ये टर्म है, और जब आप साइड बुक्स देखेंगे कई जगह पर तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी टर्म का इस्तेमाल किया होगा। और इसमें हमको दो टाइप्स जो देखने को मिलते हैं, वो दो टाइप्स किसके होते हैं? वो दो टाइप्स किसके होते हैं? वो दो टाइप्स होता है, एक होता है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। एक होता है टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर हो गई बात? यानी जब हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं तो हमको दो यूटिलिटी पढ़ने होते हैं, एक टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? वही पुराने एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें तो मेरे घर वालों को पता है कि हम 3 से 4 रोटी कंज्यूम करते हैं, यानी मेरी टोटल जो चपातीस की यूटिलिटी है, रिक्वायरमेंट है मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल को फुलफिल करने के लिए, वो क्या है? वो 3 या 4 रोटी की है। बात समझ में आ गई? तो टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि हम 4 रोटी अगर कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी है? 4 रोटी की है। मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि जब मैं तीसरी रोटी खा रहा हूं, थर्ड रोटी खा रहा हूं, तो मुझे यूटिलिटी मिल रही है कुछ 25 यूनिट्स की, 25 यूनिट्स की, ठीक है। और जैसे ही मैंने फोर्थ रोटी कंज्यूम किया तो मुझे अब यूटिलिटी मिल रही है 30 यूनिट्स की। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ कि कितना एडिशनल यूटिलिटी अभी क्या है, मुझे मिल रही है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से। तो तीसरी से चौथी रोटी कंज्यूम करने में, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने में मुझे और कितने एडिशनल यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट है? आपको दिख पा रहा है? मुझे 5 यूनिट्स के यूटिलिटी की और रिक्वायरमेंट है। तो यही 5 यूनिट्स क्या है? यही मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है। बात आपको समझ में आ रही है? यही क्या है? यही मेरी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। यानी एडिशनल रिक्वायरमेंट की जब बात होती है, एडिशनल रिक्वायरमेंट की बात होती है, एक एक्स्ट्रा यूनिट चेंज करने पर कितने और एडिशनल की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल का मतलब क्या है कि टोटल रिक्वायरमेंट मुझे कितनी है, कितने रोटी टोटल कंज्यूम करने से मेरी भूख क्या होती है? मिट जाती है, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। समझने की जरूरत है मेनली वो है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। TU मींस टोटल यूटिलिटी, MU मींस मार्जिनल यूटिलिटी। इसके रिलेशनशिप को देखने के लिए हम एक शेड्यूल बनाने की पहले कोशिश करते हैं। शेड्यूल मैंने मान लीजिए NCERT का ही ले लिया है। NCERT में जो शेड्यूल दिया गिवन है मैंने उसी को ही ले लिया है। तो मैं पहले यूनिट्स लिख लेता हूं, फिर टोटल यूटिलिटी और फिर मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट्स अगर देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। मान लेते हैं कि पहली यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे 12 की टोटल यूटिलिटी मिलती है। दूसरी करने पर टोटल यूटिलिटी 18 हो जाती है। तीसरी करने पर क्या होगा? तीसरी करने पर ये 22 हो जाएगा। चौथी करने पर 24 हो जाएगा। पांचवी पर 24 और छठी पर क्या हो गया? 22 हो गया। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है?
मेरी, जब मैंने एग्जांपल जो दिया कि मैं घर पे जाकर के रात को 4 रोटी कंज्यूम करता हूं, ठीक है ना, तो मैं 4 कंज्यूम करता हूं तो पहली खाऊंगा तो पूरे चारों की तो यूटिलिटी मिल नहीं जाएगी। पहली खाऊंगा तो पहली की टोटल यूटिलिटी होगी, तो पहली की टोटल यूटिलिटी 12 है। दूसरी किया तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि एक और यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी एक्स्ट्रा हो गई, 18 हो गई। तीसरी किया तो 18 से और बढ़ के 22 हो गई। चौथी किया तो 22 से और बढ़कर 24 हो गई। लेकिन मैं तो चौथी ही खाता ना, मुझे यूटिलिटी तो चौथी की ही थी, 4 की ही थी। लेकिन मैं मौसी के घर, बुआ के घर, किसी रिलेटिव के घर चला गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एक और, तो जबरदस्ती खिलाया तो क्या हुआ कि 5वीं रोटी खाया तो अब मेरी टोटल यूटिलिटी नहीं बढ़ी, वो 24 ही है, वो 24 ही है। क्यों? क्योंकि उस एडिशनल की रिक्वायरमेंट या और टोटल यूटिलिटी और मुझे एक्स्ट्रा चाहिए नहीं था। मेरी यूटिलिटी, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम हो चुका है। बात समझ में आ रही है? और फिर जबरदस्ती 6ठी रोटी भी खिला दिया कि नहीं, बगल में तुम्हारा भाई भी खा रहा है, तुम्हारी बहन भी खा रही है, एक रोटी तुम भी खा लो यार उसके साथ। तो अब क्या हुआ, अब वो टोटल यूटिलिटी जो बढ़नी चाहिए वो घटनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी मुझे थी नहीं 5वीं और 6वीं रोटी की। बात समझ में आ गई? तो यूटिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज करना शुरू कर दी। बात आपको क्लियर है? यानी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पहले टोटल यूटिलिटी यहां पर 6 के डिफरेंस से बढ़ रही थी, यहां पर वो 4 के डिफरेंस से बढ़ना शुरू की, यहां पर वो 2 के डिफरेंस से बढ़ना शुरू की, यहां उसका डिफरेंस 0 हो गया, यहां उसका डिफरेंस क्या हो गया, -2 हो गया। यानी डिफरेंस जो टोटल यूटिलिटी में है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब एडिशनल की रिक्वायरमेंट क्या होती जाती है। अरे जब 4 रोटी की टोटल यूटिलिटी थी, 4 आप कंज्यूम करते थे, तो 0 खाए तो एडिशनल पूरे 4 की जरूरत है। जब 0 रोटी पे थे आप तो 4 रोटी एडिशनल चाहिए। पहली खाएंगे तो अब 3 ही चाहिए ना, दूसरी खाएंगे तो अब 2 ही चाहिए ना, तीसरी खाएंगे तो अब 1 ही चाहिए ना, चौथी खाएंगे तो अब 1 भी नहीं चाहिए। यानी जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, एडिशनल की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। एडिशनल की रिक्वायरमेंट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में अगर इस चीज को हम रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि इसके पहले वाला जो रोटी होगा वो हम 0 रोटी कंज्यूम किए होंगे। तो पहली से अगर टोटल यूटिलिटी हमको 12 की मिल रही है और 0 वाली रोटी से 0 पे ही हम टोटल यूटिलिटी पे थे, तो मार्जिनल यूटिलिटी चेंज कितने का आया, 12 का आया। आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यहां से एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में अभी बात करता हूं। यहां पर जैसे ही मैंने दूसरी रोटी कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी मेरी 18 की हुई, लेकिन मार्जिनल एडिशनल क्या हुआ, एडिशनल कितना ऐड हुआ, एक एक्स्ट्रा यूनिट के यूज करने पर और कितना एडिशनल मैंने यूज किया यूटिलिटी, तो 6 यूनिट किया, यानी 18 - 12 किया, यानी 6 यूज किया। यहां पर मैंने 4 यूज किया, यहां पर मैंने 2 यूज किया, यहां पर मेरी एडिशनल की रिक्वायरमेंट 0 की हो गई क्योंकि चौथी पे क्या हो गया, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यहां पर मेरी एडिशनल की रिक्वायरमेंट नेगेटिव में चली गई। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, अगर मैं मान लूं कि मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 निकालना है, सेकंड यूनिट निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि ये टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड रोटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड -1, यानी फर्स्ट रोटी के डिफरेंस से निकलेगा। सेकंड के लिए मैंने क्या किया, ये TU2 और TU2 में TU1 को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिला, 18 - 12 किया तो मुझे 6 मिल गया। और यही 6 क्या बता रहा है, मेरे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 को बता रहा है, सेकंड यूनिट को बता रहा है, सेकंड रोटी को बता रहा है। यानी एक फॉर्मूला हमको यहां से क्या बनता हुआ दिखा रहा है कि अगर हम n रोटी की बात करें तो MUN हमारा TUN - TUN-1 हो सकता है, सॉरी TUN-1 हो सकता है। बात समझ में आ गई? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nवीं रोटी क्या होगी, TUNV - TUN-1, MU ऑफ 2 TU2 माइनस एक पहले वाली TU2 - 1 मतलब TU1। बात समझ में आ गई? यहां पर n क्या है, यहां पर n2 है, n यहां पर 2 होने का मतलब MU2 बराबर TU2 - TU2 - 1, n-1, तो ये हो गया हमारा 6। इसी तरीके से आप सारे के मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आप सिंपल सोचिए ना कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, एडिशनल की रिक्वायरमेंट पहले से कम होती जाएगी, और यही चीज हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। बात आपको क्लियर है? इससे और आगे बढ़े, क्योंकि हम तो एक रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और क्या हम कह सकते हैं यहां से, क्या हम ये कह सकते हैं
क्या हम ये कह सकते हैं कि जो TUN होगा, TUN वो MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN होगा? एक एक एडिशनल यूनिट को जब हम ऐड करते जाएंगे तो क्या हमको टोटल यूटिलिटी ऑफ n मिल जाएगा? बोलिए, क्या एडिशनल हम करते जाएंगे एक एक यूनिट को तो क्या हमको टोटल यूटिलिटी ऑफ n मिल जाएगा? बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्या हो रही है, समझ में आ रही है। एडिशनल एक एक करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको टोटल यूटिलिटी ऑफ n मिल जाएगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, यहां पर हम एक और बात कह सकते हैं, इस बात को आप इंपॉर्टेंट के रूप में लिख लीजिए कि आपका MUN जो होगा वो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी भी होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्या मैंने कहा कि ये 12 से 18 हुआ, यानी कितने का चेंज हुआ टोटल यूटिलिटी में? 6 का। और कितने का चेंज हुआ यूनिट में? 1 का। तो 6 अपॉन 1 यानी 6 अपॉन 1 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या, मार्जिनल यूटिलिटी यहां क्या आ गई? 6 आ गई। फिर यहां पर क्या होगा? 18 से 22 हुआ, क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी मेरी चेंज हुई कितने से? 4 से। और यहां पर यूनिट कितने चेंज हुआ? 1। तो 4 अपॉन 1 4 आ जाएगा। फिर यहां पर 2 से चेंज हुआ, यहां पर 1 से चेंज है तो 2 अपॉन 1 2 आ जाएगा। यानी आप क्या समझ पा रहे हैं कि एक और फॉर्मूला हम मार्जिनल का देख सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन Q। यहां पर n लिखने से अच्छा है कि यहां पर MU ही बस लिखिए, ठीक है ना? आप क्या लिखिए? यहां पर आप सिर्फ MU ही लिखिए, क्योंकि अगर यहां लिखेंगे n तो यहां भी n लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? MU ही लिखिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का एक और तरीका क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। यानी आप कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी का मैं इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी। नोट कर लीजिएगा, स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी। क्या हुआ स्लोप का मतलब? एक चेंज पर दूसरे की रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ गई? जैसे यहां पर स्लोप का मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट चेंज करने पर कितना टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है। बात समझ में आ गई? रिक्वायरमेंट नहीं, एक यूनिट के चेंज करने पर कितना टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? चेंज इन। उसी को हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। यानी कि टोटल यूटिलिटी का जो स्लोप होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? बात आपको समझ में आ गई? अब जो रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, रिलेशनशिप का तो मतलब हुआ कि एक के बढ़ने पर दूसरे पे क्या असर पड़ता है। तो इसी बात को अगर हम ग्राफिकल तरीके से देखने की कोशिश करें, ग्राफिकल तरीके से अगर हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है? हमको ये दिख रहा है, पीछे अगर हम देखें कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मार्जिन टोटल यूटिलिटी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है और एक जगह कहां आ रहा है? मैक्सिमम पे आ रहा है। ठीक है ना? बढ़ता जा रहा है और कहां आ रहा है? मैक्सिमम पे आ रहा है और फिर घटना शुरू कर दे रहा है। यानी इस बात को मैं इस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये पहले क्या हुआ? बढ़ा और फिर क्या हुआ? डिक्रीज करना शुरू कर दिया। मैं ये बात कह सकता हूं। ठीक है ना? देखिए यहां पर पहली पे 12, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर अगर पहली रोटी मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो ये 12 टोटल यूटिलिटी दे रहा है, दूसरी पर ये मुझे कुछ 18 दे रहा है, तीसरी पर ये मुझे कुछ 22 दे रहा है, चौथी पर ये मुझे कुछ 24 दे रहा है। मैं कह सकता हूं ये बात। ठीक है ना? यही बात तो यहां पर दिख रहा है ग्राफ में, जो वहां शेड्यूल में बना है। अब मैं ये देख सकता हूं कि एक मैक्सिमम पॉइंट इसका कहां आया? मैक्सिमम इसका आया 24 पर। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था, ये आ गया TU मैक्स, ये आ गया क्या? TU
मैक्स, और इस TU मैक्स पर हम क्या देख सकते हैं, TU मैक्स का मतलब कि 4 रोटी अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो मैंने चौथी रोटी कंज्यूम कर ली, तो उस समय एडिशनल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, 0। अगर मैं 4 रोटी कंज्यूम करना चाहता हूं और मैंने चौथी रोटी भी कंज्यूम कर ली तो और कितना चाहता हूं मैं, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए एडिशनल, 0 की और रिक्वायरमेंट है। तो यानी जिस समय TU मैक्सिमम होगा उसी समय मेरा MU क्या होगा, उसी समय मेरा MU क्या होगा, 0 होगा। यानी इस जगह पर MU की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अरे सीधी सी बात है, MU 0 यहां पे क्यों कैसे एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे अगर MU रिप्रेजेंट किए हुए हैं तो अगर एक्स पे हम कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करें तो उसका वाई क्या होता है, 0 होता है। यानी यहां पर अगर मैं MU को ऐसे लेके जाऊं, क्यों ऐसे लेके जा रहा हूं, क्योंकि आप देखिए MU लगातार क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने का मतलब क्या हो गया कि ये लगातार घटता जा रहा है, तो मैंने घटती हुई एक लाइन बना दी। यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जब मेरा TU इंक्रीज कर रहा है तो मेरा MU डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जब मेरा TU मैक्सिमम हो रहा है तो उस जगह पर मेरा MU 0 हो रहा है। जब मेरा TU डिक्रीज करना शुरू किया, TU डिक्रीज करना शुरू किया तो मेरा MU क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। पीछे आप देख सकते हैं, देखिए पहले क्या हुआ, पहले मेरा TU बढ़ रहा था, TU क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, TU बढ़ रहा था तो MU घट रहा था। जब TU मैक्सिमम हुआ, जब TU मैक्सिमम हुआ 24 तो MU क्या हो गया, 0 हो गया। और जैसे ही TU क्या हुआ, डिक्रीज किया, MU नेगेटिव हो गया। बात समझ में आ रही है। इस शेड्यूल को पूरी तरीके से क्या हो रहा है यहां पर रिप्रेजेंट करता हुआ आप देख सकते हैं कि जैसे ही क्या हुआ, पहले TU इंक्रीज किया तो MU डिक्रीज किया, TU मैक्सिमम हुआ, MU 0 हुआ, TU डिक्रीज करना शुरू किया, MU नेगेटिव हो गया। इसी रिलेशनशिप को आप 3 पॉइंट में क्या बताएंगे कि व्हेन TU इंक्रीजेस, आप इंक्रीजेस लिखेंगे, MU डिक्रीजेस। सेकेंड, when TU is at maximum, MU is 0. Third, when TU is decreasing, MU becomes negative. आप अपने एग्जाम में पूरा नेगेटिव लिखेंगे। तो ये आप पॉइंट्स, ये ग्राफ और इस शेड्यूल के जरिए क्या कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को बिल्कुल आसान तरीके से समझा सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, यहीं से ये सारी वैल्यू आई। फिर TUN क्या है, सारे एडिशनल को जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी, एक एक एडिशनल को जोड़ देंगे तो चौथी, तो हमको क्या मिल जाएंगी, टोटल यूटिलिटी मिल जाएंगी। ये आपको क्या समझ में आया कि टोटल यूटिलिटी का चेंज अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यही आपको देखने को मिल रहा है। ये चेंज TU में और चेंज इन क्वांटिटी ही मार्जिनल यूटिलिटी है। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये मिल गया। और ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि TU का स्लोप ही क्या होता है, MU कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिख ली गई कि स्लोप ऑफ TU इज MU। और फिर मैंने क्या किया, ग्राफिकली इस चीज को क्या किया, समझ लिया। ग्राफिकली हम लोगों ने इस चीजों को क्या कर लिया, समझ लिया, और फिर उसको 3 पॉइंट्स में क्या किया, कंप्लीट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जो यूटिलिटी की आज हुई वो आपको समझ में आई होंगी। आप इस वीडियो को देखिए और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, ठीक है ना, शेयर कीजिए। और अभी भी 50% एनालिटिक्स ये दिखा रहा है कि वीडियो को व्यू कर रहे हैं आप, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, कर लीजिए ना यार प्लीज़, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।